गुड मॉर्निंग 12th क्लास। जल्दी से मुझे बताओ, स्क्रीन शेयर करिए क्या मैंने, और आई एम विजिबल? स्क्रीन तो शेयर हो गया है। एंड नाउ लेट मी नो आई एम विजिबल। ऑडिबिलिटी नहीं है। चलो, आवाज़ आ रही है क्या अब आप लोगों को? गुड मॉर्निंग। ओके गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। थोड़ी देर पढ़ लो चैप्टर, थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल नॉलेज वाला ज़्यादा है, तो आई वांट कि कंटिन्यूटी रहेगी, तो तुम लोग मेरे साथ बार बार लैंग्वेजेस जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसको मुझसे सुनते रहोगे तो फेमिलियर हो जाओगे, ठीक है? तो ज़्यादा देर नहीं लूँगी तुम लोगों का, संडे बहुत ज़्यादा वे नहीं कंज्यूम करेंगे, ठीक है? चलो, हमने लास्ट क्लास में क्या देख लिया, फिर से तुम्हें रिकॉल करा दूँ। हमने एक बहुत नई चीज़ देखी थी लास्ट क्लास में, LCR सर्किट में। LCR सर्किट का आखिरी केस ही बता रही हूँ, रिवीजन सिर्फ लास्ट केस से स्टार्ट कर रहे हैं। LCR सर्किट में आपने देखा था कि अगर कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर, ये मैंने तीनों सीरीज़ में लगाए थे, और तीनों सीरीज़ में लगा के इनको AC सोर्स दिया मैंने, तो एक थर्ड केस आया था। थर्ड केस वो बताता है जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। उस केस में मैंने आपको क्या बताया, XL इक्वल्स टू XC होता है, और यू कैन से वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इन AC। ठीक है, इससे हमने एक रिलेशनशिप निकाली थी, Z की हमारी वैल्यू क्या आई थी, R², XL माइनस XC 0 हो जाएगा, तो Z की वैल्यू आई थी R। ये Z की वैल्यू, Z जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है, बार बार बोलती जा रही हूँ, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब अगेन इट इज़ अ रेजिस्टेंस, बट ये नेट रेजिस्टेंस है किसका, LCR सर्किट का। LCR सर्किट में नेट इम्पीडेंस, नेट रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस बोलते हैं। और इधर आपने अगर XL माइनस XC जो आपका फॉर्मूला था उसको अगर आप पुट करोगे, XL माइनस XC 0 हो गया, तो Z इम्पीडेंस जो आया इसकी वैल्यू मिनिमम आई। अगर इसकी वैल्यू मिनिमम आई है तो हमारा करंट IRMS इक्वल्स टू क्या होता है, VRMS अपॉन Z। इन दिस केस इधर Z किसके इक्वल है, इधर आपका Z सिर्फ R के बराबर है, तो करंट इस केस में मैक्सिमम आता है, ठीक है? ये पर्टिकुलर केस में अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, जो कि मैंने आपको करवाई थी, तो उसकी बात देखें क्या करी थी हमने बात, देखो ज़रा आराम से। हमने बोला, as I told you, XL is equals to XC. What is the formula of XL? XL is omega L. And what is XC? 1 upon omega C. तो उससे ओमेगा की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन अंडर रूट LC, जिसको हमने क्या बोला था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोला था। नेचुरल फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सब एक होती है, ठीक है? और इधर ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर इसको नेचुरल बोल रही हूँ तो इसको रेजोनेंट नहीं बोल सकती, दोनों इसके अंदर वाइसा वर्सा चलता है। और ओमेगा इज 2 पाई f इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, तो f इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC, ठीक है? तो ये जो ओमेगा है या एफ है, ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है, जिसको नेक्स्ट क्लास में पक्का से अपन काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस रेजोनेंट और इस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ही हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। अगर थोड़ा सा तुमको रिकॉल कराऊं तो ऐसे सुनो, आपके घर में चैनल्स आते हैं टीवी के अंदर, स्टार प्लस आता है, सोनी आता है, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इन सब का जो EMF की बात करें, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, EMF की बात करें, E0 साइन ओमेगा टी आपका फॉर्मूला होता है। ये ओमेगा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, मतलब हर एक चैनल की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। ओमेगा 1 लेट से सोनी चैनल की है, ओमेगा 2 लेट्स सी, ये सोनी हो गया, ये स्टार प्लस आपका हो गया, स्टार प्लस की हो गई, ठीक है? तो ऐसे अलग अलग चैनल्स की, ओमेगा 3 डिज्नी की हो गई, ठीक है? तो ये सारी क्या है, दीज ऑल आर फ्रीक्वेंसीज। किन की फ्रीक्वेंसी है, हर एक चैनल की अलग फ्रीक्वेंसी है। अब आप क्या करते हो,
आप बच्चे जब रिमोट प्रेस करते हो, रिमोट में जो बटन्स होते हैं, उन बटन को प्रेस करने से आप उनका कैपेसिटर चेंज करते हो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रही हूँ, फिर से भी बताऊंगी। जितनी बार सुन सकते हो सुनने की कोशिश करो, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, बार बार देखते भी रहना। तो कैपेसिटेंस चेंज करके मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या देखना था, लेट्स से आई वांट टू सी सोनी, तो मुझे सोनी चैनल देखना है, तो मुझे सोनी चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इस मेरी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी मैं सेट कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो कैपेसिटर जो मेरे टीवी के अंदर लगा हुआ है ये वेरिएबल होता है। तो मैं कैपेसिटेंस चेंज करूँगी, ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, इसको ओमेगा 1 के बराबर ले आऊँगी। तो वो जैसे ही मैंने बटन क्लिक किया तो मुझे क्या नज़र आएगा, सोनी चैनल, उसके अक्रॉस करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ा बहुत समझ में आया, बहुत अच्छी चीज़ बताइए। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है? लेट मी रिपीट इट अगेन फॉर यू। एक बार फिर से, बहुत अच्छी चीज़ थी, देखोगे फिर से सुनो। मैंने क्या बोला, हमारे घर में एसी आ रहा है, एसी करंट आता है, जो टीवी के अंदर जो चैनल्स आते हैं वो आपको बहुत सारी ईएमएफ देते हैं, बहुत सारी मतलब वेरिएबल ईएमएफ। वेरिएबल ईएमएफ का रीज़न क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज। सोनी की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1, स्टार प्लस की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2, डिज्नी की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 3। अब मुझे क्या करना है, रिमोट मेरे हाथ में होता है, मैं रिमोट में बटन को प्रेस करती हूँ। तो जब मैं रिमोट में बटन को प्रेस कर रही हूँ बच्चे, तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं अपने टीवी के अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है, दिस इज द कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कर रही हूँ, जिससे कि वो मेरा ओमेगा नॉट ओमेगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो मुझे कौन सा चैनल नजर आने लग जाएगा, सोनी। अब मैंने बटन प्रेस किया स्टार प्लस, अब मुझे स्टार प्लस देखना है, तो स्टार प्लस जब मुझे देखना होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ईएमएफ आएगी ओमेगा नॉट वाली, उसका मुझे करंट मैक्सिमम चाहिए, मुझे वही दिखेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी। तो स्टार प्लस देखने के लिए फिर से मैंने जो बटन प्रेस किया वो क्या करेगा, कैपेसिटर को चेंज करेगा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को, जिससे कि ओमेगा की वैल्यू चेंज हो जाएगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की, एंड दिस विल बिकम इक्वल्स टू ओमेगा 2. So this is how my TV with different channels, every channel has different frequencies. रेडियो के अंदर हर एक चैनल की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसे टीवी के अंदर जो डिफरेंट चैनल्स आ रहे हैं उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे जो चैनल देखना है, इनकमिंग चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इस मेरी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो मेरा टीवी है स्टार प्लस, उसके साथ ट्यूनिंग करती हूँ, रेजोनेंट करती हूँ। दिस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग कंडीशन। ये मैंने सिर्फ तुम्हारे को थोड़ा सा आइडिया दिया है, मैं सारी चीज़ें लिखवाऊंगी डिटेल में, कि मैं सिर्फ बताना चाह रही थी कि ये कंडीशन, इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, जो ओमेगा आता है जिसको मैंने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोला, तो रेजोनेंस का थोड़ा सा आइडिया दे रही थी कि रेजोनेंस का एक्चुअली मतलब क्या है। इनकमिंग चैनल की फ्रीक्वेंसी मैंने अपनी ओमेगा को उसके हिसाब से सेट कर दिया है, तो जब इन दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है तो मुझे कौन सा चैनल नजर आएगा, जैसे कि ओमेगा नॉट मेरी ओमेगा 2 से ट्यून हो गई है, ट्यून होना मतलब दोनों की वैल्यूज बराबर, ओमेगा 2 किसके बराबर हो गया, ओमेगा नॉट के बराबर, तो अब मुझे क्या नजर आएगा, स्टार प्लस नजर आएगा। तो this frequency is called, that is the reason it is called resonating frequency, natural frequency। ठीक है, आ रहा है, थोड़ा बहुत फील आ रहा है कि हम क्या पढ़ेंगे आगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें और अच्छे से बताऊंगी, बट थोड़ा सा तुम्हें बता दिया, ये जो मैंने रेजोनेटिंग टर्म जो यूज़ करी है उसका मतलब इधर क्या है। ठीक है मेरे 12th के बच्चे, चलो फैन हो गई हूँ मैं तुम्हारे लेट होने की। ठीक है, सबसे बढ़िया क्लास है जो सबसे लेट होती है। चलो आ जाओ नेक्स्ट आज मैं तुमको क्या सिखा रही हूँ, आज हम पावर के बारे में बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत आराम से, फिर से बहुत सारी इसकी प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे कि भाई हमारे घर में जो पावर आ रही है, आपके घर में वोल्टेज आता है VRMS 220, करंट IRMS, तो जो इनपुट वो पावर आ रही है, क्या हमें उतना ही आउटपुट मिल रहा है, क्या उस पावर से उतना एग्जैक्टली पूरा पावर मुझे मिल गया है या नहीं, उन सारी बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलो
3 चीज़ें सिर्फ तुम्हें लिखनी है, ठीक है। आई मीन टू से उसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ क्या। अगर आपका सर्किट प्योर रजिस्टर है और ऑब्वियसली हम एसी की ही बात करेंगे, एसी सर्किट है, ठीक है, मतलब करंट हम क्या दे रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग। तो इस केस में अगर मैं एवरेज पावर की आपसे बात करूं, सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ टीचर शायद बताते भी नहीं है क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको वैल्यू बताऊंगी कैसे। देखना ज़रा, इसका डायग्राम क्या होता है। वेव डायग्राम अगर तुम बनाओगे तो 2 मिनट में तुमको मेरी बात समझ में आ जाएगी। वेव डायग्राम कुछ इस तरह का हमने बनाया था, याद करो। इसके अंदर V क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर मैं करंट की बात करूं बच्चे, तो ये मेरा करंट होता है छोटा छोटा छोटा, ठीक है, R के फैक्टर से कम हो जाता है ना, बट दे आर इन फेस, दे आर इन फेस, ये दोनों फेज में होते हैं। I की वैल्यू क्या होती है, I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब मुझे अगर इस पूरे सर्किट के अंदर AC के अंदर मुझे पावर निकालनी है, तो आई कैन नॉट कैलकुलेट या तो मैं इंस्टेंटेनियस पावर निकालूं, बट अगर मुझे एक कंप्लीट साइकिल में निकालनी है तो यू नो हर बार पावर की वैल्यू चेंज हो रही है, हर एक टाइम पे पावर की वैल्यू डिफरेंट है। तो मुझे P एवरेज में निकालना चाहूँ, सिर्फ देखना, तो मैं क्या करूँगी, उसको इंटीग्रेट कर दूँगी V एट T और I को, ठीक है। ये अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूँ तो बेसिकली वर्क डन, कुछ समझ पा रहे हो, वर्क डन क्या होता है, सॉरी इनटू टी, ठीक है। तो ये dt करेंगे। तो इससे जब तुम वैल्यू निकाल दो, डायरेक्ट वैल्यू पे आ जाओ, हमको ये इंटीग्रेशन तुम कर सकते हो, V नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ वैल्यू की बात करनी है मुझे तुम्हारे साथ, उसकी बात करते हैं। तो आपकी जो पावर आएगी ना, आपकी पावर आती है VRMS और IRMS के बराबर। ये पावर क्या है, ये पावर जो डेसिपेट होएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब जब आप एक रजिस्टर को AC करंट देते हो, AC सोर्स से कनेक्ट करते हो, तो वो जो रजिस्टर क्या करता है, वो पावर से कुछ काम नहीं लेता है, जितनी पावर दी उस सारी की सारी पावर को, ये इसका ग्राफ होता है, पावर का ग्राफ मैं बनाऊं तो ये होता है, ये पावर का ग्राफ आएगा, ठीक है। दोनों में ही इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आती है। ये सारी पावर को, क्योंकि P और V मल्टीप्लाई होगा, P और V मल्टीप्लाई होगा, तो पावर क्या होगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, है ना। एम्पलीट्यूड बढ़ गया और नेगेटिव वैल्यू किसी, रिजल्टेंट वैल्यू हमेशा क्या होगी, दोनों का नेगेटिव विल गिव यू पॉजिटिव, और दोनों का पॉजिटिव तो पॉजिटिव देगा ही। तो ये पावर का ग्राफ होता है। तो ये जो पावर आती है इस केस में, ये पावर का ध्यान, ये पावर आएगी, आप कैलकुलेट करोगे आपकी इसके इक्वल आएगी, क्या आएगी, V नॉट I नॉट बाय 2। अरे फॉर्मूला क्या होता है RMS का, V नॉट बाय रूट 2, I नॉट बाय रूट 2, है ना, यही होता है। तो ये पावर, इतनी पावर को इसने क्या किया, जो आपने AC से पावर दी रजिस्टर को, उस रजिस्टर ने वो सारी की पावर, सारी की सारी पावर को डेसिपेट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो इससे आपने क्या काम किया, नो वर्क डन, कुछ भी काम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सारी पावर वो वेस्ट कर देता है, पावर विल गेट वेस्ट। लिख लेना ये छोटे छोटे पॉइंट्स, नहीं तो रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं चेक कर लेती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारी क्लास में, बिकॉज मैं चाहती नहीं हूँ कि बच्चे मिस करें। ओके, सो हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो पावर विल बी वेस्टेड, विल गेट वेस्ट और विल बी वेस्टेड, ठीक है। किस केस में, रजिस्टर के केस में, अगर आपने प्योर रजिस्टर को AC से कनेक्ट किया है तो कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सारी की सारी किस में वेस्ट कर देगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो अब तुम्हें ये पता लग गया कि हम प्योर रजिस्टर को AC सोर्स क्यों नहीं देते हैं। ओके, ये लिख लो, लिख लेना, बढ़ूँ मैं आगे, लिख रहे हो तो बताओ जल्दी से, सिर्फ इतनी ही नॉलेज आपको लिखनी है, मैं बोल रही हूँ, और लिखने के बाद मुझे एक बार बता देना कि हो गया मैम। कि हमने AC सोर्स लगाया, वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी, करंट I नॉट साइन ओमेगा टी एट एनी इंस्टेंट, इन दोनों को
आप जब इंटीग्रेट करोगे, हम छोटे 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 हर एक टाइम को लेंगे, बिकॉज हर एक टाइम पे वोल्टेज भी डिफरेंट है, करंट भी डिफरेंट है, बट दे आर इन फेस। तो उनको, इस पावर को अगर मैं dt टाइम से इंटीग्रेट कर दूंगी तो मुझको क्या मिलेगा, वर्क डन। वो वर्क डन मेरा सारा वेस्ट हो गया। किस फॉर्म में, दैट कंप्लीट वर्क जो भी मैंने AC दिया, उस AC ने सिर्फ और सिर्फ इस रजिस्टर को हीट एनर्जी में, रजिस्टर ने उस पूरी पावर को, उस पूरे वर्क डन को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वर्क डन को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या आपकी कोई मशीन काम करेगी? क्या मेरा फैन रोटेट करेगा या कुछ होगा? पंप चलेगा, मेरा मोटर चलेगी? आंसर इज नो, नहीं चलेगा अगर खाली आप रजिस्टर यूज कर रहे हो, बिकॉज कंप्लीट एनर्जी वर्क विल बी वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी ऑफ द रजिस्टर। हमने डिस्कस भी किया था, हीट डेसिपेटेड बाय द रजिस्टर इज इक्वल्स टू IRMS स्क्वायर, याद है? ठीक है, तो अब बताओ, ये लिख लिया क्या ये पार्ट आप लोगों ने? यस मैम। ओके, सुनते हुए चलना मुझे अच्छे से। अब आ जाओ, अगर मैंने लिया सर्किट, सेकेंड केस, प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर, ठीक है। प्योर इंडक्टर का मतलब क्या है, ये मेरा कॉइल है। प्योर इंडक्टर और प्योर रजिस्टर में दोनों में पावर का रिजल्ट सेम ही है, ठीक है। तो प्योर इंडक्टर भी मैं बना देती हूँ और प्योर कैपेसिटर भी मैं यहाँ पे बना देती हूँ, क्योंकि दोनों में सेम ही आएगा पावर का, वही होगा। हमें अगर पावर निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, वर्क डन V। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर मैं इंडक्टर ले रही हूँ तो व्हाट इज अहेड, कैसे याद किया है किसने? वैसे मैंने याद कैसे कराया था, C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, ये बहुत बढ़िया तरीका याद करने का, और वोल्टेज इंडक्टर में लीड करेगा। तो इसमें क्या होता है, अगर I नॉट, I आपका I एट एनी टाइम, I नॉट साइन ओमेगा t है, आराम से देखो, V एट टाइम कितना होगा, V नॉट साइन ओमेगा t प्लस π/2, वोल्टेज इज अहेड। जो मैं करवाती हूँ ना रोज AC की क्लास में, एक एक डेरिवेशन को खुद लिख लिख के करोगे तो दिमाग में याद होंगे, पढ़ने के बाद फिर से रिवाइज करना, बट ओरली नहीं, ठीक है। 2-3 बार तो लिख लिख के करना, तो आपको ये टर्म्स ऐसे आने लग जाएगी, ठीक है। तो ये होगा। अगर आप कैपेसिटर का लेते हो, ये देखो मैं कैपेसिटर का लेती हूँ, इसमें कैपेसिटर में अगर करंट I नॉट साइन ओमेगा t है बच्चे, तो वोल्टेज क्या होगा, इट इज लैग बिहाइंड, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन ओमेगा t माइनस π/2, आता है ना। अब इस केस में, जब दोनों ही केस में आप पावर का ग्राफ ड्रॉ करते हो, मैं सीधे खाली पावर का ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखो पावर का ग्राफ, पावर का ग्राफ बच्चे आप ड्रॉ कर रहे हो, आप कौन सी पावर की बात कर रहे हैं, हम V एवरेज की पावर की बात कर रहे हैं, V एवरेज पावर की बात कर रहे हैं इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। आपने वही V नॉट VT और IT का इंटीग्रेशन करोगे, सब कुछ सॉल्व करोगे, इसके लिए करो, इंडक्टर के लिए करो या कैपेसिटर के लिए करो, डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है। ये इसका ग्राफ बनेगा, मतलब एवरेज एक साइकिल में पावर पहले प्लस वैल्यू आती है, फिर उतनी ही नेगेटिव वैल्यू आती है, फिर प्लस आती है, फिर नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब एवरेज पावर क्या आई, 0। इसका क्या मतलब है, अगर आप किसी इंडक्टर को AC सोर्स से कनेक्ट करते हो या किसी कैपेसिटर को AC सोर्स से कनेक्ट करते हो, तो पहले तो वो एनर्जी स्टोर करते हैं और फिर वो उतनी ही एनर्जी को दे देते हैं। एनर्जी ली, स्टोर करी और एनर्जी दे दी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो नेट वर्क डन, नेट पावर उन्होंने कितना लिया, कुछ भी नहीं लिया। तो अगर पावर कुछ लिया ही नहीं तो क्या वो कुछ काम करेंगे, कुछ पावर ही नहीं ले रहे हैं, कुछ भी काम नहीं होगा। अगर आपका जो सर्किट है वो प्योरली इंडक्टर है या प्योरली कैपेसिटर है, तो इसका लाइव एग्जांपल देखना, सुनना बहुत अच्छे से। ये मेरा फैन है, ठीक है, इस फैन के अंदर मैं खाली मोटर लगा देती हूँ, इसको मैं और भी डिटेल में डिस्कस करूँगी पावर जब मैं और LCR सर्किट लूँगी। तो मैंने प्योर इंडक्टर सर्किट ले लिया, आपने दी उसको पावर, अभी पावर का फॉर्मूला आएगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। वोल्टेज आपने दी 220 वोल्ट,
ठीक है, आपने लेट से ये करंट कंज्यूम कर रहा है 2 एम्पियर, तो आपके हिसाब से इसकी पावर कितनी आनी चाहिए थी? 440 वोल्ट। आपने पावर इनपुट दे दिया इतना, और आपका फैन में सिर्फ आवाज़ आ रही है घूम घूम घूम, और वो घूम नहीं रहा है। ऐसा हुआ है कभी कि बटन ऑन कर दिया है, फैन घूम नहीं रहा है, बट उसमें से आवाज़ आ रही है कंटिन्यूसली? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर प्योर इंडक्टर लगा दिया है तो वो कुछ भी पावर लेता ही नहीं है, तो वो कुछ पावर लेगा ही नहीं, तो उस पावर का कुछ काम भी नहीं करके देगा आपको। तो दैट इज़ द रीज़न हम किसी भी सर्किट में प्योर इंडक्टर नहीं लगा रहे हैं, प्योर रजिस्टर नहीं लगा रहे हैं। प्योर रजिस्टर देंगे तो वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट कर देता है, तो वैसे कुछ आउटपुट नहीं मिलता है। इन दोनों को दी तो इन दोनों ने तो पावर ली नहीं, इन्होंने पहले एनर्जी ली और उतनी एनर्जी दे दी, तो नेट पावर इन लोगों ने कितनी कंज्यूम करी? 0। तो दैट इज द रीजन ना हम प्योर इंडक्टर लेते हैं सर्किट, ना प्योर रजिस्टर लेते हैं सर्किट, ना प्योर कैपेसिटर लेते हैं इन केस ऑफ एसी सोर्स। मेरी बात को समझो, मेरे घर में एसी ही आ रहा है, बट मेरा पंप हो गया, मेरा मोटर हो गई, जहाँ पे भी मेरी मोटर लगी है या मेरा पंप लगा है या एसी मेरा जो मेरे पीछे जो एसी लग रहा है या मेरे टीवी के अंदर जो रिमोट्स हैं उसके अंदर एसी करंट ही आ रहा है, तो उसमें कोई भी प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर का सर्किट नहीं होता है। तो फिर क्या होता है जो हमने कल पढ़ा? LCR। क्या यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हो कि हम AC सोर्स से प्योर इंडक्टर, प्योर रजिस्टर, प्योर कैपेसिटर को क्यों कनेक्ट नहीं करते हैं? मुझे चैट विंडो में बताना कि इतना पार्ट 50-60%, 70% आ रहा है। मैं इससे ज़्यादा नहीं कह रही, क्योंकि बार बार हमको ये पार्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। चलो जल्दी से मुझे चैट विंडो में बताओ, और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा है तो वो पूछ लो। रेयांश फटाफट। ओके, वेरी गुड। ठीक है, गुड, वेरी गुड। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ओके, बहुत आज स्पीड अच्छी है बच्चों की रिप्लाई करने की। बहुत खुशी होती है जब तुम लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हो। 9-10 वाले बच्चे क्या होते हैं, वो टीचर को बहुत ही शुड आई यूज़ द टर्म पपोल के रखते हैं, मतलब उनको टीचर बहुत पसंद आता है। अगर थोड़ा सा भी डिसेंट टीचर होता है तो वो टीचर को खुश करने की भी कोशिश करते हैं कि गुड मॉर्निंग बोलना या गुड इवनिंग बोलना या टाइम पे आना, काम करना, ये सारी चीज़ें 12th कम करती है। ठीक है, तो मुझे आदत 9-10 वाली है, तुम लोगों को पढ़ाती हूँ, बट ठीक है, कॉम्पनसेट हो जाता है वो बच्चे। अभी तो तुम भी अच्छा कर रहे हो। चल आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं पावर की, बट एसी सोर्स देंगे, किसको देंगे? LCR। तो आपके दिमाग में ये पिक्चर बन चुकी है कि हमें तीनों को लगाना है। ठीक है, चलो तीनों को हम बात किसकी कर रहे हैं? पावर इन LCR सर्किट। ठीक है, हेडिंग डाल लो, पावर इन LCR सर्किट। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप किसी भी टाइम पे अगर वोल्टेज को देखोगे वो कितना होगा? V0 साइन ओमेगा टी। करंट को देखोगे, करंट एट एनी टाइम विल बी क्या होगा? I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो LCR सर्किट में हमने 3 केस लिए थे। कभी करंट अहेड हो सकता है, कभी वोल्टेज अहेड हो सकता है। ठीक है, तो +5 जो है आप चाहो तो वोल्टेज में भी लगा सकते हो। मेरी बात सुनना कि मैम आपने खाली करंट में क्यों लगाया, आप वोल्टेज में लगा दो। आप करंट में प्लस लगा रहे हो, माइनस भी लगा सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी करंट अहेड है, कभी करंट पीछे है, कभी आगे है। कुल मिला के देयर इज अ फेज डिफरेंस इन वोल्टेज एंड करंट इन LCR सर्किट। जमती है ये बात? ओके। नाउ LCR सर्किट में हमको पता है, जब हम AC से कनेक्ट करते हैं, कुल मिला के बात ये है कि हमने AC से हमारे LCR सर्किट को कनेक्ट किया है, तो भाई हमें ये पता है कि अगर मेरी वोल्टेज चेंज हो रही है तो कंटिन्यूसली करंट भी चेंज हो रहा है। अगर वोल्टेज और करंट दोनों चेंज होते हैं तो मुझे अगर एवरेज पावर निकालनी है तो मैं क्या निकालूंगी? इफ़ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द एवरेज पावर, तो फॉर वन साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर मैं एवरेज पावर निकालना चाहती हूँ तो एक कंप्लीट साइकिल का टोटल वर्क डन निकाल लूँगी।
वर्क डन इन टोटल कंप्लीट टाइम, मतलब 0 से t टाइम का। ये करूँगी तो मेरी क्या आ जाएगी, एवरेज पावर आ जाएगी। ठीक है, वाई आई एम टेकिंग इंस्टेंटेनियस पावर, बिकॉज इंस्टेंटेनियस पावर छोटी छोटी पावर्स एक टाइम पे लूँगी और उनको प्लस 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 करना, मतलब इंटीग्रेट कर देना। वाई, बिकॉज एवरी टाइम करंट एंड वोल्टेज आर चेंजिंग विद द टाइम। कैसा होता है ग्राफ हमारा ग्राफ इस तरीके से साइनसोइडल ग्राफ होता है, तो हर बार चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इस दैट इज द रीज़न हम क्या करेंगे, हम टोटल वर्क डन अगर निकालना चाहते हैं, टोटल वर्क डन का फॉर्मूला क्या लेंगे, 0 से t, E एट एनी टाइम को I एट एनी टाइम इंटू डी टी। क्या लिखा है, ये क्या होता है, पावर का ये वाला फॉर्मूला याद है क्या, VI, वही तो यूज़ किया है। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, VIT और P इंटू टी। ये अगर थोड़ा सा भी 10th का याद हो, 10th के बाद तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th में भी पढ़ लिया है, जैसे भी आपको याद है। हम टोटल वर्क डन निकालते हैं एक कंप्लीट साइकिल का। ठीक है, अब मैं मैथ्स करने जा रही हूँ, आप यहाँ तक लिख लो, मेरे साथ साथ लिखते जाना। ठीक है, थोड़ी सी मैम पावर स्क्रीन, इंस्टेंटेनियस भी तो निकाल सकते हैं अपन पहले। पावर क्या क्या चेंज करना है बेटू, फिर से बोलना। इंस्टेंटेनियस पावर भी तो निकाल सकते हैं पहले अपन। तो इंस्टेंटेनियस पावर ही तो यूज़ कर रही हूँ बेटा, ET IT ये क्या है, पावर ही तो है। तो इसका अलग से डेरिवेशन नहीं आ सकता। ये जो टोटल वर्क डन आएगा ना बेटू, हाँ, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगी तो P एवरेज आ जाएगा मेरा। और इंस्टेंटेनियस पावर का अलग से डेरिवेशन नहीं आ सकता क्या? इंस्टेंटेनियस पावर कोई नहीं पूछता है आपसे, है ना। होगा। हाँ, आप इंस्टेंटेनियस पावर मतलब क्या, किसी भी टाइम पे आपको E पता है, I पता है, तो उसके अंदर पुट कर दो और E इंटू आई कर दो, वो तो बहुत ही सिंपल है। तो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए आपको टाइम पता होना चाहिए, और E और T की रिलेशनशिप तो हमको पता ही, मैंने ऊपर लिखी हुई ना, V एट टाइम T, I N एट टाइम T, उसके लिए टाइम पता होना चाहिए। तो वो कोई भी नहीं पूछता है, ना कोई बोर्ड में पूछता है, ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। ये डेरिवेशन है जो कि बोर्ड्स का है, मैं ये बताती जाऊँ। जो हमने इससे पहले मैंने आपको जो सारी बात बताई थी, दैट इज़ फॉर योर नॉलेज। ठीक है, अगर वो मैं बताती नहीं ना, तो तुमको ये टॉपिक पढ़ने का फील नहीं आ पाता। जैसे कि कल शायद वेदांत ने कुछ पूछा था कि मैम हम अगर ये LCR सर्किट ही प्योर रजिस्टर ही बन गया है, तो फिर हमने इंडक्टर और कैपेसिटर लिया ही क्यों, तो वो फील नहीं आ पाया था उसको। तो देखो आज अब मैं प्योर इस ये LCR सर्किट की पावर निकालूंगी, तो यू ऑल कैन रिलेट कि मैम ने प्योर रजिस्टर या प्योर कैपेसिटर या प्योर इंडक्टर क्यों नहीं लिया, बिकॉज आप सब बच्चों को पता है इन तीनों केस में पावर का क्या होने वाला था। तो अब मुझे आंसर करना ही नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में पहले ही क्लियर है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो वो चीज़ जो मैंने बताई, वो एक ऑरा क्रिएट करने के लिए कि हम एवरेज LCR सर्किट की क्यों लेते हैं। ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया कि भैया हमको क्लियर है, अब मैम आप आगे बढ़ो। बट दिस इज जो आपके बोर्ड्स में आएगा, जो कि टॉपिक मेंशन 2020-21 के, उसमें से ये मेंशन टॉपिक है। ठीक है, चलो, तो ये मैंने बता दिया आपको, तो लिख लेना आप भी बोर्ड्स के लिए। तो इधर लिखेंगे E0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, इंटू डी टी। और अब हम इसको 0 से t इंटीग्रेट करेंगे। मेरे साथ साथ लिखो या पीछे लिखो, मैं रुक जाऊंगी आप लोगों के लिए। डेरिवेशन है, काफ़ी मैथमेटिकल है, आपको आता है, सब बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट हैं। चलो देखो, E0 और I0 तो पीक वैल्यूज़ है, तो बाहर ही निकाल लो, ये निकाल लिया बाहर। अब साइन ओमेगा टी को ऐसे ही रहने दो, और इधर जो साइन ओमेगा टी है इसको मैं ओपन कर लेती हूँ फॉर्मूला लगा के, साइन A प्लस बी का साइन ओमेगा टी कॉस फाई, अगर ब्रैकेट में रखना है तो ब्रैकेट में रख लो एक बार, कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, चलेगा। चलो अब ब्रैकेट ओपन करना चालू करते हैं। ओमेगा टी सॉरी E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई 0 से t, 0 से t dt। अब फिर से 0 से t साइन ओमेगा टी
कॉस ओमेगा टी साइन फाई डी टी। लिख लो ज़रा, ये लिख लो तो मैं आगे बढ़ती हूँ, है ना। ये लिख लो, लिखते ही जा रहे हो मेरे ख्याल से, तो चलो आगे बढ़ते जाते हैं। इसका डेरिवेशन देख लो, बहुत बढ़िया टॉपिक है। अब तो मैथ्स ही लगानी है। ओमेगा नॉट आई नॉट 0 से t इंटीग्रेट करोगे, साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, याद आ रहा है क्या, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये कॉस फाई हो गया dt। इधर से ये इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, 0 से t इंटीग्रेट कर रहे हैं, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर कोई बायो का बच्चा है तो, मुझे पता नहीं कोई है या नहीं, उस फॉर्मूले को यूज़ करके किया है। तो साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऊपर का 2 तो इस फॉर्मूले में चला जाएगा, तो ये बन गया साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 ओमेगा टी। और ये 2 आपने नीचे ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई किया था, साइन फाई डी टी। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो देखना आप लोग, स्टेप बाय स्टेप लिखते भी जाओ और समझते भी जाओ। नहीं आए तो मुझसे हाथों हाथ पूछ लेना, बहुत आराम से लिख रही हूँ, बट स्टिल लेट मी नो अगर नहीं आ रहा है तो। ओमेगा टी ई नॉट, आई डोंट नो मैं इसको ओमेगा टी बार बार क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, तो इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो पूरा 2 बाहर ही निकाल लो। ओके, अच्छी बात है। अब कॉस, ये देखो, चलो एक एक स्टेप से बताते हैं। तो ये 0 से t dt का इंटीग्रेशन होगा, माइनस 0 से t cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा, और इन दोनों के बाहर cos फाई तो बाहर पड़ा ही है dt। सिमिलरली cos फाई बेटा इसके साथ भी और इसके साथ भी है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये dt को अंदर लिख देती हूँ और ये cos फाई बाहर है। ठीक है, सिमिलरली 0 ये साइन फाई यहाँ पे है, और इसको इंटीग्रेट ही कर दूँ क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का प्लस होता है माइनस होता है, बताओ जल्दी से, साइन का प्लस होता है माइनस होता है, बताना है मुझे। साइन का, कौन बोल रहा है, सुन रही हूँ मैं, माइनस होता है, मुझे आवाज़ नहीं आई बट ठीक है, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन, एक तो वो वाला 2 तो बाहर ही गया, 2 ओमेगा 0 से t इंटीग्रेट कर दिया मैंने साइन फाई। ठीक है, और ये देखो इधर ई नॉट आई नॉट बाय 2, इसको मैं t लिख लूँ, t हो गया इंटीग्रेट होके, और कॉस फाई इसके साथ है ही, ये मैं मल्टीप्लाई कर लिया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस है ही, और साइन आ जाएगा साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा अपॉन t से 0, और ये अब इनमें जब आप वैल्यूज पुट करोगे ना, देखो ये है साइन 4 पाई बनेगा, साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0, और कॉस उधर बनेगा कॉस 4 पाई, उसकी वैल्यू होती है आपकी 1। इधर देखो ना, कॉस ओमेगा को क्या लिख सकते हो, ये छोटी छोटी चीज़ें आप तुम देख लेना, 2 पाई बाय कैपिटल टी, इधर ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल टी लिखोगे तो टी, और इधर स्मॉल टी कैपिटल टी से कन्वर्ट हो जाएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। एक पूरा लिख के बता दूं क्या, थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दोगे तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। ये देखो कॉस 2 पाई बाय टी, और ये हो गया टी। ठीक है, अब ये 2 ओमेगा, और इधर तो ये 0 हो ही जाएगा, कॉस 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 डिग्री। ठीक है क्या ये बात। अब देखो इस पूरे को करोगे, ये साइन फाई इधर है, अरे कहाँ गया, नीचे हो गया क्या, ओके, थोड़ा सा इधर लेते हैं, ये हो गया साइन फाई। ठीक है, अब देखो t से t कैंसिल आउट हो गया, कॉस फाई आपका आएगा, कॉस फाई इधर क्या आएगा, ये माइनस इस फॉर्मूले का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 आएगा, इधर क्या आएगा +1 आएगा, रिजल्ट होएगा 0। इधर साइन 4 पाई की वैल्यू वो भी 0 आएगी, तो कुल मिला के p क्या बचेगा आपका, कुल मिला के p बचे, क्या बचेगा, p, सॉरी वर्क डन ले रहे हो, वर्क डन,
विल बी इक्वल्स टू, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 है और ये +1 है, तो टोटल 0 दे देगा। और यहाँ पे आपका बचा E0 टू I0 cos phi, सो इंटू कैपिटल टी को नीचे उतार दो, तो वर्क डन फॉर वन कंप्लीट साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव यू पी एवरेज, जो किसके इक्वल आ गई है, E0 I0 cos phi अपॉन 2, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, तो भी कर सकते हैं ना अपन। क्या बेटू, अच्छा आपने कहा नहीं। कर दिया। चल देखो ये पूरा डेरिवेशन आराम से समझो, जहाँ पे अटक रहे हो मुझे बताओ तो मैं फिर से बताऊंगी। वी एवरेज ERMS, ये कोर्स का है तो सब बच्चों को आना चाहिए। भाभी मेरी क्लास चल रही है और ये शायद सो रहे हैं, तो आप लैंडलाइन पे कर लो कॉल। हाँ वो इसलिए नहीं उठ रहा, हाँ इसलिए नहीं उठ रहा है ना, मैं थोड़ी सी नहीं ये सो रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, है ना, ठीक है। हाँ ERMS IRMS cos phi, ठीक है, तो ये हो गई। ये डेरिवेशन देखो, कौन सा समझ में नहीं आ रहा पार्ट मुझे बताना, फिर से जो बताना है मैं बताऊंगी फिर से। अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, इसलिए ध्यान से देखना है। ना ओमेगा टी माइनस फाई को लिख सकते हैं ना अपन, ओमेगा टी प्लस फाई की जगह। कहाँ पे लिखना बेटू, ओमेगा टी, ऊपर जो आपने ओमेगा टी माइनस फाई प्लस फाई लिया उसको ओमेगा टी माइनस फाई भी तो ले सकते हैं। हाँ मैंने ये तो शुरुआत में ही मैंने बोल दिया था बेटू, है ना, ये चीज़ तो मैंने शुरुआत में ही बोल दी थी। आप ओमेगा टी प्लस लो, प्लस वोल्टेज में लो, करंट में लो, -5 लो, हमें कुल मिला के पता है इनमें फेज डिफरेंस कुछ होता है, बस ये चीज़ तो पहले ही शुरुआत में बिल्कुल क्लियर कर दी थी। तो आप कहीं भी ले सकते हो, बट प्लस वाली कैलकुलेशन मतलब फॉर्मूलाज मुझे याद है तो मैंने ये कर दी है, ठीक है। चलो आंसर यही आएगा, कुल मिला के आंसर ये आएगा। द समरी ऑफ दिस इज, आप कुछ भी लो, +5 -5, आंसर विल बी दिस। तो ये डेरिवेशन क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ, और डाउट है तो भी बता दो। चैट विंडो पे आऊँ क्या चेक करने, चलो मुझे बताओ डेरिवेशन क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ, है ना, इंपॉर्टेंट। मैम प्लीज रिपीट, ठीक है निशीत, पूरा कर दूं क्या रिपीट, चलो मैं एक बार अपनी तरफ से करती हूँ रिपीट। ओके निशीत को जब समझ में आता है वंस अ वाइल हाँ करेगा, नहीं समझ में आएगा तो झट से बोलेगा। देखो P वर्क डन हमने लिया, वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल मतलब 0 से T, E at any time is E0 sin omega t. Current at any time will be I0 sin ओमेगा t प्लस phi dt, ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब E0 I0 बाहर निकाल लो, साइन ओमेगा t को ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे हम पूरा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ओमेगा t cos phi प्लस cos ओमेगा t sin phi, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये साइन ओमेगा टी सबको पकड़ाते जाओ अंदर, ये देखो पकड़ाते हैं, फिर से देखना, अच्छी बात है, दूसरों का भी भला हो जाएगा, तो थैंक्स कर देना सब लोग निशीत को एंड में। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी, ये पूरा भार ले लेते हैं हम, ठीक है, और इधर आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, है ना, और ये इधर भी डी टी कर लिया हमने। चलो यहाँ तक मेरे ख्याल से आता है समझ में। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैंने क्या लिखा, एक ये E0 ये I0, ये इंटीग्रेट करेंगे, साइन स्क्वायर को आई कैन राइट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और ये कॉस फाई है ही इसके चिपका हुआ, ठीक है, 0 से t इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरीके से साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को हम साइन के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे, तो दैट विल गिव यू साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 को, और ये साइन फाई है इससे चिपका हुआ, ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब मेरे को नेक्स्ट पेज की जरूरत पड़ेगी, अरे यार टाइम वेस्ट होएगा,
चलो इधर करती हूँ मैं, इधर कर लूँ। आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे बेटा तो ओमेगा नॉट आई नॉट और ये 2 पूरा बाहर आ जाएगा, क्योंकि इधर भी 2 है आपको, ये इधर सॉरी ओमेगा नहीं आएगा, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो ये 2 बाहर आ गया। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विल गिव यू टाइम, ये देखो इंटीग्रेशन 0 to t dt। फिर हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से t cos 2 ओमेगा t, ठीक है। और इसके बाहर क्या है, cos फाई तो है ही, ये dt dt लिख लेना। सिमिलरली साइन ओमेगा t को इंटीग्रेट करोगे, साइन ये प्लस है साइन 2 ओमेगा t साइन फाई dt। अब मैं क्या कर रही हूँ, तुमको अलग अलग सबका इंटीग्रेशन दिखा देती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका देखो, इसका देख लो, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे, माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, तो इंटीग्रेशन करके आएगा साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा 0 से t। अब ओमेगा की वैल्यू जब बेटा पुट करोगे दैट इज 2 पाई बाय कैपिटल T, और इधर t की जगह भी कैपिटल T आ जाएगा, और इधर तो साइन 0 आएगा ही ना, साइन 0 इधर पूरा आएगा अपॉन 2 ओमेगा 2 ओमेगा। अब ये हो गया साइन 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0 और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये पूरा तो 0 हो गया, दिस इज 0। ये कॉस फाई इसको मिल जाएगा, वो t हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, खाली इसको देख लो, साइन 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। आप वैल्यू पुट करोगे, अब कॉस ये माइनस बाहर निकाल लो, ये माइनस इस फॉर्मूले से बाहर निकाल लो, तो कॉस 4 पाई की वैल्यू होती है 1 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस 1 विल गिव यू 0, तो ये पूरा भी 0 हो जाएगा। तो बस ये कॉस फाई t और ये सारे फैक्टर आएंगे। अब निशीत मुझको बताओ क्लियर है क्या, तो मैं आगे बढ़ूंगी, जल्दी से बताओ निशीत मुझे। ओके बेटा, गुड, वेरी गुड। चलिए अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, बस 2-4 मिनट और लूँगी आप लोगों के, ठीक है। देखना, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ है, तुम्हें सुनने में मज़ा आएगा। अगर तुमने स्टार प्लस और वाला वो जो हमने बताया था स्टार प्लस और सोनी वाला एग्जाम्पल, अगर थोड़ा सा भी सुनने में मज़ा आया तो ये भी आएगा। देखो हमने पी एवरेज निकाली, एक इंटरेस्टिंग वैल्यू ERMS IRMS cos phi। What is this cos phi? This cos phi is called power factor, ठीक है, ये कहलाता है पावर फैक्टर। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो, अभी जो मैंने लिया भी था, तुम्हारे घर में वोल्टेज आता है वो RMS ही होता है 220 वोल्ट। आपके घर में लेट से कोई इंस्ट्रूमेंट जो करंट कंज्यूम कर रहा है वो 2 एम्पियर, तो आप तो खुश हो गए कि हमने जो पावर दी है, आपने जो पावर दी उसको बोलते हैं एपरेंट पावर, कि हमने इस अपने सोर्स को इतनी पावर दे दी है जिससे वो काम करने जाएगा। बट आपको ये इंटरनल कॉस फाई फैक्टर के बारे में नहीं पता था। तो जो रियल, ये बच्चे जो पावर होती है ना पी एवरेज, दिस इज योर रियल पावर जो आपको मिलती है, जो कि हमेशा एपरेंट पावर जो आप देते हो उससे कम होती है, उससे कम होती है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से अभी समझाती हूँ। तो cos फाई इज इक्वल्स टू क्या, रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर। समझना, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं बार बार बोल रही हूँ बट लेट मी सी आप लोगों को लगता है नहीं। तो इतनी सी बात समझ में आ गई कि जो हमें हम जो 220 वोल्ट हमें जो वोल्टेज मिल रहा है या 2 एम्पियर RMS करंट मिल रहा है, उससे हमको लग रहा है कि इनपुट पावर हमने 440 दिया है, तो जो हमको काम करके देगा ये 440 देगा। ऐसा नहीं होता है। जो हमको रियल पावर जो मिलती है ये क्या है, दिखती है। एपरेंट पावर इट अपीयर्स, जो दिखता है वो होता नहीं है, एंड रियल पावर जो है, तो इसका नाम एपरेंट होता है ERMS IRMS जो आप देते हो, और जो मिलता है आउटपुट दैट इज रियल पावर, जो कि रियल पावर हमेशा एपरेंट पावर से कम होती है। देखो एग्जाम्पल से समझो इस चीज को। लिख लिया है क्या, ये लिख लिया क्या आप लोगों ने, बताना मुझे, लिखा क्या? ओके गुड, वेरी गुड। समझो आप आपने पावर दी
एपरेंट पावर, इनपुट पावर 1000 वॉट, ठीक है। उसका पावर फैक्टर cos phi जो आपके घर में जो आ रहा है आपके राजस्थान में जो पावर फैक्टर वो 0.6 का आ रहा है, ठीक है। ये आपने इनपुट, तो आपको रियल पावर, जो रियल पावर मिलेगी पी रियल जो मिलेगा वो क्या होगा 1000 इंटू 0.6, है ना। इसका पावर फैक्टर आपने नॉट राजस्थान, आई विल से कि जो आपके घर में डिवाइस लग रही है, मोटर जो लग रही है, अभी मैं बताऊंगी, उसमें उसका पावर फैक्टर था 0.6 का। तो उसने कितना काम करके दिया, 600 वॉट का तो काम किया, 400 वॉट को वेस्ट कर दिया। अब इतनी ही पावर आ रही थी, बट आपने एक ऐसी मशीन यूज़ करी जिसका पावर फैक्टर 0.9 था, तो ये आपको कितना रियल पावर देगी 900 वॉट, मतलब 100 वॉट को ही वेस्ट करेगी। अब सुनो, आपके घर में जितने भी मोटर या एसी होते हैं, आज चेक करना, मुझे नहीं पता, शायद कुछ बच्चों को पता भी हो, मुझे जब से मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ जब भी मुझे पता लगा, उनके ऊपर पावर रेटिंग लिखी होती है। इंडिया में हम स्टार्स देते हैं, 5 स्टार मशीन, 4 स्टार मशीन, 3 स्टार मशीन। मुझे बताओ ये चीज़ मेरे क्लास में कितने बच्चों को पता है कि मशीन के ऊपर 5 स्टार 3 स्टार ऐसे लिखा होता है? मुझे नहीं पता था फ्रैंकली स्पीकिंग। तो आई वॉन्ट कि आप वेदांत तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स में वैसे बहुत इंटरेस्ट है, प्रेक्षा को भी पता है, अरे वाह, निहारिका को भी पता है, तवीशी, अरे मैं तुम लोगों से पीछे रह गई हूँ, निशीत को भी पता है, वाह वेरी गुड। तो अब मैं तुमको बताती हूँ, वो पावर फैक्टर, वो जो स्टार लिखा होता है ना, वो होता है उसका पावर फैक्टर, मतलब वो आपको ये बता रहा है 3 स्टार मशीन जो है, मतलब उसका पावर फैक्टर 5 स्टार मशीन से बड़ा, छोटा है। पावर फैक्टर कितना, कैसा होना चाहिए, पावर शुड बी बिग, पावर फैक्टर शुड बी बड़ा, इट शुड बी बड़ा। जितना बड़ा होगा, जितना बड़ी वैल्यू होगी पावर फैक्टर की, उतनी रियल पावर बढ़ जाएगी। तो जो 3 स्टार मशीन जो है आपकी, 3 स्टार मशीन, उससे बेटर 5 ऑब्वियसली 4 स्टार है। क्यों, मतलब उसका जो पावर फैक्टर है ना, उसकी वैल्यू बड़ी है, पावर फैक्टर उसका बड़ा है, ठीक है। तो जितनी भी मोटर और ये सब जो एसी होता है, उन पे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जो लिखा होता है, उसका मतलब ये होता है। तुम्हें पता है, अगर हम अपने इंडिया में पावर फैक्टर को सिर्फ 0.2 से बढ़ा दें, तुम जस्ट लिसन टू माई दिस थिंग जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये 0.2 से सिर्फ आप अगर अपने पावर फैक्टर को बढ़ा देते हो, तो तुम्हें पता है जो पावर मिलेगी, दैट विल बी इक्वल टू 5 पावर हाउसेस। कैन यू इमेजिन, 5 पावर हाउस लगा दो, उसकी बजाय सिर्फ पावर फैक्टर को इंक्रीज कर दो 0.2 से, इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है ये पावर फैक्टर। तो हमेशा जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसके पीछे जो पावर लिखी होती है ना, वो एवरेज पावर लिखी होती है। और इफ देयर इज अ कंफ्यूजन कि वो एवरेज है या एपरेंट है, तो कंफर्म कर लो कि ये जो पावर दे रहा है, ये एवरेज पावर के लिए आपने लिखा है कि भैया ये इतना इनपुट पावर लेता है, ठीक है। तो यूजुअली हमारी मशीन के ऊपर एवरेज पावर लिखी होती है, विच इज इक्वल्स टू एपरेंट ERMS IRMS इंटू cos phi। तो जो इनपुट पावर होती है वो हमेशा आप ज़्यादा देते हो, बट जो रिजल्ट, जो काम करता है, इधर 600 वॉट का ही काम हो रहा है, इधर 900 वॉट का ही काम हो रहा है ना। कितनी मस्त चीज़, ये 0.2 वाली कितनी बढ़िया है। सिर्फ 0.2 के फैक्टर, पावर फैक्टर बढ़ाने से 5 पावर हाउस में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। तो दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ पावर फैक्टर जो हमको पता होना चाहिए। तो अब हमारा सर्किट कैसा है, हमारा सर्किट है LCR। तुम्हें डायग्राम याद आ रहा है, फेजर डायग्राम? फेजर डायग्राम ऐसा था इसका, ठीक है। ये था तुम्हारा VR, ये था VL और ये था VC, ये था ना। और ये जब हमने, अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं, तो इम्पीडेंस cos phi की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा रिजल्टेंट, अगर ये phi हो जाता है और इसको लेट्स से इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा है, इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, मतलब उन दोनों का, ये देखो मैं लिखूँ XL माइनस XC का स्क्वायर, और आई विल राइट
XC माइनस XL का स्क्वायर, विल इट मेक एनी डिफरेंस? नो, क्योंकि स्क्वायर के बाद तो आप 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो या 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर कर दो तो वैल्यू तो सेम ही आएगी ना ये। तो cos phi इधर ये Z इम्पिडेंस होता है ना आपका, ये Z अगर मैं R की टर्म में लिखूं, अगर आप इसको लिख दो XL है ना, और आई कैन राइट XL, इसको आई कैन राइट XC और इसको आई कैन राइट रेजिस्टेंस। तो cos phi इज इक्वल्स टू बेस क्या है इधर R अपॉन अंडर रूट Z अपॉन हाइपोटेनस क्या है Z इम्पिडेंस। तो cos phi का फॉर्मूला क्या आ गया है, R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है। ये चीज़ तुम्हें cos phi की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये समझ में आना चाहिए, लिख लो ज़रा। अब LCR सर्किट लेना है, ठीक है। LCR सर्किट में cos phi की वैल्यू वो केस जिसमें cos phi की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब क्या, when cos phi इज इक्वल टू 1 है। कौन सी कंडीशन, इफ XL इज इक्वल्स टू XC, तो ही तो होएगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में cos phi 1 के इक्वल होगा और phi किसके इक्वल होगा, 0 डिग्री के केस में, है ना। क्यों, क्योंकि cos phi इज इक्वल्स टू R अपॉन R हो जाएगा तो आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, आ रही क्या बात समझ में? अब याद करो, ये cos phi की वैल्यू हमने बोला कि अगर हमको मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम क्या होएगी, cos phi 1 कर दो तो आपने जितनी भी पावर इनपुट दी वो सारा का सारा काम कर देगी, वो सारा का सारा काम कर देगी। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हम किसी का भी पावर, कोई भी मशीन का पावर फैक्टर 1 के बराबर नहीं बना सकते हैं। हमेशा यहाँ पे मशीन्स में लॉसेस तो होते ही होते हैं। अब ये बात आती है कि क्या खाली इंडक्टर लगा दे रजिस्टर के साथ तो हमारा काम बढ़िया से हो जाएगा क्या? प्योर इंडक्टर नहीं, सुनो मेरी बात, प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर, मैंने घूम पंखे की बात करी थी, याद करो। मैंने बोला था हम पंखे, फैन के अंदर जो मोटर होती है उसके अंदर प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर क्यों नहीं यूज़ करते हैं? तो देखो, आपकी जो पावर का फॉर्मूला आया है वो क्या आया है, ERMS इंटू IRMS, बस छोटा सा और बता रही हूँ, इंटू cos phi। जब आपका प्योर इंडक्टर केस होगा, इंडक्टर सर्किट में सिर्फ प्योर इंडक्टेंस है, तो आप बताओ डायग्राम कैसा होगा, इधर VL होगा, इधर VR होगा, इनके बीच में एंगल कितना होगा, π/2। अरे ये करंट है ना, बेसिकली phi क्या होता है, अभी ये Z इम्पिडेंस, जो ये जो वोल्टेज और करंट के बीच का ही तो एंगल है phi। LCR सर्किट में वोल्टेज और I के बीच का एंगल है phi। प्योर इंडक्टर के केस में करंट और वोल्टेज का एंगल होगा π/2 और प्योर कैपेसिटर के केस में भी क्या होगा, π/2। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो एवरेज पावर आपको क्या मिलने वाली है, 0। ये चीज़ तो मैंने पहले ही बता दी थी। अब तुम समझ सकते हो कि जब हम प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर लगा देंगे मोटर के अंदर तो उसने एनर्जी तो ले ली, बट विल इट डू एनी वर्क, नो, सिर्फ इट विल प्रोड्यूस अ साउंड, घू 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 करके आवाज़ आती रहेगी, बट फैन अपनी ही पोजीशन पे रहेगा क्योंकि उसका पावर फैक्टर 0 है। तो आप क्या इंट्रोड्यूस करते हो, आप रजिस्टर इंट्रोड्यूस करते हो। अब एक चीज़ और बतानी है, चलो बता ही देते हैं। यहाँ पे कुछ ये लिखना है तो लिख लो कि वाई, लिख लीजिए, आंसर ये है वाई वी डू नॉट यूज प्योर, इसका ये क्वेश्चन लिख लोगे ना तो फिर आंसर तुम सोच पाओ, मतलब इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर सर्किट इन AC के अंदर हम प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि उस केस में cos phi की वैल्यू क्या होगी, cos phi will be 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, cos 90 is 0, P average will be 0, पावर कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ गया निकला कुछ भी नहीं। ठीक है,
तो हम प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर यूज नहीं करते हैं। लिखा क्या आप लोगों ने, बताना मुझे। यस मैम। ओके Yes, ठीक ma'am. है, ओके गुड, वेरी गुड। अब देखो, अगर आपके सर्किट में cos फाई की बात कर रही हूँ, आपने कोई मोटर यूज़ करी है, इसके अंदर रजिस्टर तो है ही R, और इधर ये Z होता है, Z की वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। इफ ओनली इंडक्टर इज यूज्ड with resistor, inductor is used with resistor, तो क्या होगा। ये केसेस हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए तुमको दे रही हूँ, तुम फील कर पाओ कि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये तुमको बुक में डायरेक्टली नहीं मिलेगी, पढ़ने में दिक्कत भी आएगी। तो देखो एक्सएल है, एक्सी है ही नहीं, आर है, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर के कारण जेड की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, z विल बी मोर, विल बी मोर, z बड़ा होगा। अगर z बड़ा होगा तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos फाई विल डिक्रीज। आती है क्या समझ में, ये बड़ा तो cos फाई डिक्रीज हो जाएगा, cos फाई डिक्रीज होगा तो पावर कैसी होगी, पावर विल बी लेस। अब मुझे पावर को बढ़ाना है, तो मेरी जितनी भी मोटर होती है, ठीक है, जहाँ पे भी मैं मोटर यूज़ कर रही हूँ, पंप्स यूज़ कर रही हूँ, उधर मेरे इंडक्टर के साथ मुझे कैपेसिटर लगाना है। वाई, बिकॉज XL माइनस XC क्या करेगा, XL माइनस XC ये वैल्यू को रिड्यूस कर देगा, तो Z की वैल्यू नीचे कम होगी तो पावर फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो कभी भी हम विदाउट कैपेसिटर इंडक्टर को नहीं यूज करते हैं। इफ ओनली इंडक्टर इज यूज विद रजिस्टर तो Z विल बी मोर, Z मोर तो cos फाई डिक्रीज तो पावर डिक्रीजेस। तो क्या करना है, विद इंडक्टर, स्टार मार्क कर लो, विद इंडक्टर ऑलवेज यूज कैपेसिटर। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया चीज बता रही हूँ, बस फिर आखिरी बताऊंगी। विद इंडक्टर ऑलवेज यूज कैपेसिटर, क्यों, क्योंकि वो क्या करके देगा हमको, Z की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, विल बी लेस, Z थोड़ा सा कम कर देगा, Z डिक्रीजेस तो cos फाई इंक्रीजेस, cos फाई इंक्रीज होगा तो पावर इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे कैपेसिटर की वैल्यू कैसे डिसाइड करनी है, तो मुझे पता है XL माइनस XC वाली सिचुएशन लेना, ठीक है। उसके इस सिचुएशन से XL इक्वल्स टू XC वाली सिचुएशन में होता क्या है, उस सिचुएशन से आपका ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC आता है। तो C हमें कितना कैपेसिटेंस यूज करना है, आपके घर में जो फ्रीक्वेंसी आती है ना वो आपको पता होती है, पता है ना 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ रही है इंडिया में, पता है तुमको। और जो इंडक्टर आप उसके अंदर लगा रहे हो वो भी आपको पता है, क्योंकि आप लगा रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी इंडक्टेंस आपको पता है। तो आपको उसकी इंडक्टेंस पता है, घर में आती हुई फ्रीक्वेंसी पता है, तो क्या आप उसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो, यस। तो कैपेसिटर की वैल्यू को आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। इस चीज़ को मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। तो हमें कितना कैपेसिटर लगाना है, तो वो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से निकालते हैं। हम ये कंडीशन लेके चलते हैं, ऑल्दो वी नो कि ये कंडीशन कभी पावर फैक्टर 1 के बराबर नहीं मिलता है, ठीक है, बट टू फाइंड आउट कि हमें कितना कैपेसिटर साथ में लगाना है तो उसके लिए कुछ तो मानना पड़ेगा ना। आपको पता है कि एवरीथिंग मानने पे चलती है, मानने के बाद उसका प्रैक्टिकल पर्पस होता है। तो हमने ये कंडीशन ली और इससे हमने ये जाना कि हमें कैपेसिटर यूज करना है। पहले तो तुमको मैंने ये बता दिया कि भैया कैपेसिटर लगाना बहुत ज़रूरी है, तुमने कहा हाँ मैम आप बिल्कुल सही बोल रही हो, कैपेसिटर लगेगा। फिर मैंने कहा कि तुम्हें कैसे पता लगेगा कि कितना कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होना चाहिए, तो ओमेगा मुझे पता था और एल मुझे पता है। अगर फ्रीक्वेंसी देखो चेंज भी हो रही है, बिकॉज LCR सर्किट में फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम कौन सी लेते हैं, फ्रीक्वेंसी जो मुझे चाहिए, क्योंकि स्टार प्लस सोनी सबकी फ्रीक्वेंसीज अलग होती है, बट सेट होती है, प्री डिफाइंड होती है। तो
एक और चीज़ है जो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, जो साउंड ट्रैक्स होते हैं ना, चलो छोड़ो इस बात को। तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज, यू ऑलरेडी नो द फ्रीक्वेंसी कि भैया सोनिक किस फ्रीक्वेंसी पे पकड़ा जाएगा, और इंडक्टर आप लगा रहे हो, जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है उसको पता है कि मैं कितना इंडक्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो इन दोनों की हेल्प से वो कैपेसिटर निकाल लेता है कि मुझे कितना कैपेसिटर इस पर्टिकुलर मोटर के अंदर, पंप के अंदर लगाना है। मेरा काम बन जाएगा, मुझे पता लगे कि मुझे कैपेसिटर तो चाहिए था। बताओ, कुछ आया मज़ा, समझ में आया कि आज का लेक्चर? जल्दी से बता दो, ठीक है, फिर अपन छुट्टी करेंगे, ठीक है? ओके गुड, ठीक, ओके चलिए, ओके आज अपन इतना ही रखते हैं। अगर कल लूँगी तो बता दूंगी, और नहीं लूँगी तो नहीं है ही, और कोशिश 3:20 वाले टाइम की करेंगे। चलो बाय एवरीवन, मिलते हैं अपन, अगर कल मिले तो ठीक है, नहीं तो बताएंगे। बाय।